ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, वैसे ही उसके सास ससुर, ननद पायल और पति विक्रम सब बहुत ज्यादा खुश हुए। अरे बहू, अरे पहली बार हमारे घर पधारी है भाई। अरे जल्दी से सबको चॉकलेट और टॉफी खिलाओ। हाँ पापा, मैं अभी लेकर आती हूँ। पायल तुरंत चॉकलेट और टॉफी लेकर आई और सबको बांटने लगी। पर ममता ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। ये लो भाभी, चॉकलेट खाओ, ये टॉफी भी लो, ये लो माँ, ये लो पापा, ये लो भैया। कहीं ये लोग मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, इतने बड़े होकर चॉकलेट और टॉफी खा रहे हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर 80 साल की एक बूढ़ी दादी आ गई। अरे तुम सब अकेले अकेले चॉकलेट और टॉफी खा रहे हो, मुझे पूछा तक नहीं। हाँ हाँ सासू माँ, ये लो, आप भी टॉफी खाओ। बहू, ये है तुम्हारी दादी सास। फिर ममता ने उनके पैर छुए। रात में पहली रसोई की रस्म हुई। ममता ने सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। क्या बात है बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया। ये लो मेरी तरफ से शगुन है। पायल, इसी बात पे सबको चॉकलेट और टॉफी खिलाओ। मैं तो 4 टॉफी खाऊंगी। मैं अभी लेकर आई दादी। ये सब देखकर ममता को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए सुहागरात के वक्त उसने इस बारे में अपने पति विक्रम से बात की। विक्रम, तुम सब लोग बच्चे हो क्या? हर बात पर चॉकलेट और टॉफी खाने लगते हो। क्यों, चॉकलेट और टॉफी सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं क्या? हम नहीं खा सकते? खुशियों के मौके पर मिठाई खिलाई जाती है, तुम लोग तो पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ चॉकलेट और टॉफी बांट देते हो। विक्रम उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, पर अगले दिन जब वो काम से लौटा तब उसने ममता को एक बहुत महंगा सोने का हार गिफ्ट किया। साथ ही साथ ढेर सारी चॉकलेट और टॉफी भी लेकर आया। क्या बात है बेटा, तूने तो बहू को बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। इस खुशी के मौके पर जल्दी से पूरे गांव में चॉकलेट और टॉफी बांट कर आ। भैया, आप भाभी से बातें करो, चॉकलेट और मिठाई मैं बांट कर आती हूँ। पहले पायल ने अपने ही घर में सबको चॉकलेट और टॉफी बांटी, फिर गांव वालों को बांटने चली गई। ये लो काका, चॉकलेट खाओ, ये लो अम्मा जी, टॉफी खाओ। आज भैया ने भाभी को सोने का हार दिया है, इसी खुशी में मैं सबको चॉकलेट और टॉफी बांटने आई हूँ। अरे बिटिया, तुम लोगों का दिमाग अभी भी बच्चों वाला है क्या है? हर बात पे चॉकलेट और टॉफी बांटने चली आती हो है? काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बच्चे नहीं है जो टॉफी खाएंगे। टॉफी न सही, चॉकलेट तो खा लीजिए। हाँ, इतनी प्यार से दे रही हो तो चॉकलेट और टॉफी दोनों खा लेंगे, लेकिन अपने परिवार के दिमाग का इलाज कराओ, अभी भी बच्चे हैं सबके सब। सही कह रही हो बहन जी, इसकी 80 साल की दादी भी इस उम्र में टॉफी खाती है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, इसलिए पायल सबको चॉकलेट देकर वहाँ से चली आई। लेकिन बालकनी से ममता ने ये सब देख लिया। ये मोहल्ले वाले हमारे परिवार का मजाक उड़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती कि जब ये लोग कंजूस भी नहीं है, सबने कितने प्यार से मुझे सोने का हार दिया, दिमागी रूप से भी सब सही है, तो फिर ये सारे लोग हर छोटी छोटी बात पर चॉकलेट और टॉफी क्यों बांटने लगते हैं? खैर, ममता ने सबको खाना बनाकर खिलाया और सब खा पी कर सो गए। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तब, अरे बहुरिया, मेरा मोबाइल जरा चार्ज पर लगा दो, बैटरी खत्म हो गई है, मुझे भजन सुनने हैं। लाइए दादी माँ, मैं अभी चार्ज कर देती हूँ। ममता ने फोन चार्ज पर लगा दिया। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, घर में चॉकलेट और टॉफी बहुत कम बची है, आते वक्त 20-20 किलो लेता हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी। ये सुनकर ममता को फिर से अजीब लगा। खैर, कुछ घंटों बाद, अरे बहू जरा देखना, मेरा मोबाइल चार्ज हो गया क्या? मुझे भजन सुनने हैं। हाँ दादी माँ, अब तो चार्ज हो गया होगा, अभी लेकर आती हूँ। ममता ने फोन लाकर दादी को दे दिया। क्या बात है बहू, मेरा फोन तो फुल चार्ज हो गया। अरे पायल बेटी, कहाँ हो? जल्दी से सबको चॉकलेट और टॉफी खिलाओ, मेरा फोन पूरा चार्ज हो गया। इतने में वहाँ ममता के सास ससुर भी आ गए। पायल सबके लिए चॉकलेट और टॉफी लेकर आई। क्या बात है दादी, आपका फोन तो पूरा चार्ज हो गया। ये लो दादी, आज आप सबसे ज्यादा चॉकलेट खाओगी। अरे पायल बिटिया, मुझे भी तो टॉफी खिलाओ। है, माँ का फोन फुल चार्ज हो गया, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। हाँ, मुझे भी खिलाओ। अब ममता से रहा नहीं गया, इसलिए उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं जब से आई हूँ मुझे लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हो। अरे मोबाइल ही तो चार्ज हुआ, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है कि आप लोग इतने खुश हो? आप लोग तो हर छोटी छोटी बात पर चॉकलेट और टॉफी की पार्टी करने लगते हो। कोई मुझे बताएगा ये सब क्यों करते हो आप लोग? भाभी, हम सबको चॉकलेट और टॉफी बहुत पसंद है। बहू, इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं कि तू इतनी परेशान हो गई। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। लेकिन ममता उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। रात को विक्रम ढेर सारी चॉकलेट और टॉफी लेकर घर आ गया, जिसे देखकर ममता दंग रह गई। खैर, अगले दिन शाम को, मुझे लगता है इस बारे में गांव वालों को जरूर पता होगा, मुझे उनसे अकेले में बात करनी होगी। ममता तैयार होकर बाहर जाने लगी, तभी वहाँ उसकी सास और ननद आ गए। अरे कहाँ जा रही हो बहू अकेले अकेले? सासू माँ, सब्जी खत्म हो गई तो सोचा मैं ही ले आती हूँ। अरे तो मैं और पायल भी चलते हैं ना तेरे साथ। हाँ भाभी, चलो। तो इस तरह ममता का प्लान चौपट हो गया। वो तीनों एक साथ मार्केट गई और सब्जी लेने के बाद, पायल, आज हम लोग पहली बार बहू के साथ मार्केट आए हैं, इसी बात पर आज पूरे गांव को चॉकलेट और टॉफी बांटेंगे। चल दुकान से ले लेते हैं, क्योंकि घर वाली टॉफी और चॉकलेट तो सिर्फ हमारे लिए है।
हाँ माँ, ये सही रहेगा। ये तो सच में बहुत खुशी वाली बात है। वो तीनों ही जैसे किसी दुकान पर पहुंची। अरे आओ आओ, चॉकलेट और टॉफी खाने वाला परिवार है। ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, चुपचाप 200 चॉकलेट और 200 टॉफी दे दो। ममता फिर से हैरान हुई। खैर वो लोग अपने गांव में आकर चॉकलेट और टॉफी बांटने लगे। तभी वहाँ सरपंच जी भी पहुँच गए। अरे आज कौन सी खुशी है भाई, नई चप्पल खरीद ली क्या? सरपंच जी, आज हम पहली बार बहू को लेकर बाजार गए थे, इसी खुशी में चॉकलेट और टॉफी बांट रहे हैं। अरे तो मैं कहता हूँ कि अब लॉलीपॉप भी बांटना शुरू कर दो। सरपंच और बाकी गांव वाले उन पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी काका बोले, अरे सरपंच जी, आज आपने पंचायत बुलाई है ना, इन लोगों को भी बुला लें। अरे काका, इनके परिवार में तो सबके सब बच्चे हैं, सबके सब टॉफी खाते हैं, इन्हें पंचायत में बुलाकर क्या फायदा है? पंचायत में सिर्फ समझदार लोगों की आवश्यकता है, बच्चों की नहीं। अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ता देख ममता को ठीक नहीं लगा, इसलिए सासू माँ, पायल घर चलो। ममता उन दोनों को लेकर घर आ गई। रात में वो अपनी दादी सास के कमरे में गई। दादी माँ, आज आपको मेरी कसम है, जो भी पूछो उसका सही जवाब देना। बहू, जब कसम दे ही दी है तो सच तो बताना ही पड़ेगा, पर बात क्या है? मुझे ये जानना है कि इस घर में हर छोटी छोटी बात पर सब लोग चॉकलेट और टॉफी क्यों खाते हैं? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य या कहानी होगी। कितनी बार सबसे पूछा पर किसी ने नहीं बताया। सब हमारा मजाक उड़ाते, इसलिए आज आपको बताना ही होगा। कहानी बताने से पहले ही दादी रो पड़ी। बहू, आज से 20 साल पहले विक्रम का बड़ा भाई जब सिर्फ 7 साल का था तब उसे कैंसर हो गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। उसे चॉकलेट और टॉफी बहुत पसंद थी, इसलिए। मम्मी पापा, आप लोग रोना बंद करो। मेरी फेवरेट चॉकलेट और टॉफी खाकर मुझे विदा करो। जाते जाते आप लोग मुझसे वादा करो कि जिंदगी में आप लोग कभी दुखी नहीं होंगे। हर छोटी छोटी खुशियाँ आप लोग चॉकलेट और ये टॉफी खाकर सेलिब्रेट करेंगे। भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसी बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गांव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दे दी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहे जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता, अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में
तुम मुझे तनख्वाह दोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहां उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष, इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है। अब वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी